वेलकम बैक दोस्तों, बलराम मैथ्स क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं कुछ व्यस्त हो गया था। आज से आपको लेक्चर कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले मैंने बात की थी कि मेरे पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उन्हें मैं डिस्कस कर रहा था। और मैंने कैसे हायर स्टडीज़ को मैथमेटिक्स के बारे में सोचना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने उनके बारे में बात किया था। और कुछ मैंने 4 की पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि मैं हाउ टू थिंक इन ए राइट अप्रोच या राइट डायरेक्शन में कैसे सोचना चाहिए मैथमेटिक्स के फील्ड में, वो मैंने बताया था। आज मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। ये आपको रियल एनालिसिस का मैं सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि उसका सिलेबस क्या होगा। और ये समझ सकते हैं, ये सिलेबस आपको कंटेंट करेगा, आपको हेल्पफुल होगा। ये सिलेबस आपके लिए CSIR नीट की बात कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। NVHM में ये आपको हेल्प करेगा। गेट के एग्ज़ाम में CSR नीट हो गया, NVHM हो गया, गेट हो गया, या फिर आप UPSC भी ले सकते हैं ऑप्शनल में। यदि आपका रियल एनालिसिस पेपर 1 में होगा तो इसमें भी आपका हेल्प करेगा। यानी CSR गेट, NVHM और CSR नेट, या आप JRF भी बोल लीजिए, इन चीज़ों में आपका हेल्प करेगा। तो इनके लिए सिलेबस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रियल एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट यदि बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो ये आपको बेसिक्स हो गया, एलिमेंट्री सेट थ्योरी हो गया। उसके बाद फाइनाइट हो गया, काउंटेबल एंड इन अनकाउंटेबल सेट्स हो गए। उसके बाद रियल नंबर सिस्टम्स एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो गया। उसके बाद आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो गया, है ना। उसके बाद सुप्रीमम और इन्फीमम है। उसके बाद आप देख सकते हैं बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। उसके बाद कन्वर्जेंस है, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक थ्योरम है बोल्जुनो-वरिस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। बोल्जुनो-वरिस्ट्रास थ्योरम है। एक मिनट इसको थोड़ा सा हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बोल्जुनो, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है ना। क्या हो गया आपके पास बोल्जुनो-वरिस्ट्रास थ्योरम, इसके बाद हैन-बोरेल थ्योरम है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है ना। उसके बाद इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एक मीन वैल्यू थ्योरम होगा। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा। उसके बाद रीमान सम्स एंड रीमान इंटीग्रल है। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पर हम बात करेंगे। फिर मोनोटोनिक फंक्शंस हो गए हैं। उसका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शंस एंड बाउंडेड वेरिएशंस हो गए। इसके बाद लेविक मेजर एंड लेविक इंटीग्रल है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स है, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स है। और उसके बाद आप लीजिए डेरिवेटिव एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद इन्वर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस थ्योरम है। उसके बाद मैट्रिक स्पेस है। उसके बाद कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, नॉन लीनियर स्पेसेस हो गए। उसके बाद स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस एज एग्जांपल्स हो गए। यानी इतने सारे सिलेबस हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो ये याद रखिए, जो स्टूडेंट इस बार यदि ये पेपर 1 में है शायद, ये जो बच्चे यदि LNMU से पढ़ रहे हो तो समझो उनका एक पेपर कवर हो जाएगा। यहाँ से यदि वो एलिमेंट्री सेट थ्योरी को कवर देख ले मेरा लेक्चर, तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो बच्चे LNMU के स्टूडेंट होंगे उसमें एक पेपर है सेट थ्योरी का। तो एलिमेंट्री सेट थ्योरी में उसका एक पेपर BSc पार्ट 1 में मैथ ऑनर्स में पेपर 1 का एक पेपर तो उनका पूरा क्लियर हो जाएगा यदि यहाँ से वो एलिमेंट्री सेट थ्योरी देख लेगा तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं इसके सिलेबस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर मिलने को मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। यदि मैं बोलूँ तो मैं इसमें स्टार लगा सकता हूँ, ट्रिपल स्टार लगा सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को हम काफ़ी वाइडली डिटेल्स देखेंगे ताकि हमारा CSR नेट, JRF हो, NVHM हो, गेट एग्जाम हो, तो जो भी एग्जाम हायर स्टडीज़ में एग्जाम होते हैं और जहाँ से रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट होगा। और इस तो एकदम वाइडली डिटेल्स में करना है, पूरी बहुत डिटेल्स में करेंगे। और इसी में एक टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे दिखाती है, यानी उसके कन्वर्जेंस पर हम बात करेंगे। और एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को हम भी काफ़ी डिटेल्स बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ये भी आप सही से देखेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं CSR नेट एग्जाम में, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड है रीमान, और यहाँ पर आप देखिएगा लेविक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, रीमान इंटीग्रल
और लेवेक इंटीग्रल, हम बात करेंगे इनके बारे में। ये रीमान और लेवेक, तो रीमान तो मैक्सिमम रीमान इंटीग्रल आपको बीएससी, जहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में रीमान इंटीग्रल के बारे में बीएससी के बारे में पढ़ा दिया जाता है, यानी आपको बीएससी में रीमान इंटीग्रल मिल जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉमन सिलेबस ये आपको मिल जाएगा। लेकिन लेवेक इंटीग्रल आपको एमएससी का कंटेंट है, तो ये लेवेक इंटीग्रल को हम काफ़ी डिटेल्स बताएंगे आपको। लेवेक इंटीग्रल क्या होता है, लेवेक मेजर क्या होता है, लेवेक मेजर में कैसे इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए मेजर। उसके बाद काफ़ी सारी डिटेल्स देखेंगे हम लेवेक के बारे में कि लेवेक का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसे उन्होंने डिजाइन किया, उसका सिलेबस क्या, उसका कोर्स क्या, काफ़ी डिटेल्स हम देखेंगे लेवेक मेजर के बारे में। और रीमान के बारे में भी काफ़ी डिटेल देखेंगे, लेकिन रीमान इंटीग्रल के बारे में भी काफ़ी डिटेल देखेंगे। लेकिन आपने रीमांस के बारे में पहले भी पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये आपके लिए न्यू टॉपिक होगा लेवेक। तो लेवेक पे हम बात करेंगे, लेवेक मेजर एंड लेवेक इंटीग्रल क्या होता है और कैसे मेजर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आप रीमान इंटीग्रेशन में आप देखते थे कि उसके डोमेन को आप पार्टीशन करते थे। गौर कीजिएगा, जब रीमान इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे बीएससी में तो उसके डोमेन को आप पार्टीशन करते थे, है ना। ए बी कोई डोमेन दिया रहा था, यहाँ पर आप देखते थे कि यदि कोई ए बी आपके पास कोई डोमेन है तो इसको आप एन पार्ट्स में पार्टीशन करते थे। लेकिन यहाँ पर यानी इसके डोमेन में, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो रीमान इंटीग्रल आप जब पढ़ते हैं तो इसके डोमेन को पार्टीशन करते हैं, और जब हम लेवेक पढ़ते हैं तो उसके रेंज को पार्टीशन करते हैं। यही एक देखा जाए तो मोटा मोटी इसमें डिफरेंसेज हैं। उसके रेंज को पार्टीशन करना हम स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ेंगे उसके डिटेल्स में ही पढ़ेंगे। अब आगे देखिए आप, जैसे लेवेक इंटीग्रल हो गया, उसका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपको मार्क्स उठाने के लिए बहुत, IIT JEM में भी बच्चे ध्यान दें, यदि जो बच्चे IIT JEM का भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके लिए, या फिर वो MSc एंट्रेंस भी देना चाह रहे हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम का भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यहाँ से आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से हमको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स तक हम देखते हैं, और उसमें इतने 3 वेरिएबल्स तक ही क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल्स n वेरिएबल्स तक करेंगे, फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स तक। इसी में आपको आइलर्स थ्योरम वगैरह पढ़ाएंगे, आइलर्स थ्योरम का जनरलाइजेशन भी पढ़ाएंगे। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स तो इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव्स समझे बिना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को आप कैसे समझ सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम बताएंगे कि कैसे डेरिवेटिव लीनियर की तरह काम करता है। उसके बाद इन्वर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक मैट्रिक स्पेस का टॉपिक है, यहाँ तक ये एक मैट्रिक स्पेस का टॉपिक है। तो मैट्रिक स्पेस काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पर हम बताएंगे अलग से कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है, उसमें कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, कनेक्टेडनेस क्या होता है, ओपन वॉल्व क्या होता है, क्लोज वॉल्व क्या होता है। ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक स्पेस में क्या, काफ़ी डिटेल्स बताएंगे आपको मैट्रिक स्पेस। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको फंक्शनल का पार्ट हो जाता है, जो MSc में बताया था। यही आप इसको फंक्शन एनालिसिस में देख सकते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी देखा है तो ये आपका CSR नेट के लिए रीएनालिसिस का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। और हम कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, आपको एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स का डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा, और आज के बाद कंटिन्यू लेक्चर आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि एक एवरेज, एक मोटा मोटी सिलेबस क्या है रीएनालिसिस के लिए फॉर CSR नेट, गेट, NVHM, UPSC ऑप्शनल वगैरह, IIT JEM, MSc एंट्रेंस, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इन्हीं में से सारे आपको कवर कर जाते हैं। और हम आपको इसके एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें बताएंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा भी कंटेंट होगा कुछ, इसी एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको यहाँ पर हम रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ाना, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम मिटाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा, बस 1 मिनट, इसको मिटा लें फिर हम बात करते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट, इसको थोड़ा सा तेजी से मिटा लें, इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। आज एलिमेंट्री सेट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं हम, और एलिमेंट्री सेट थ्योरी में उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगा जो मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, LNMU में पढ़ते हो, तो उनके तो समझो कि एक पेपर ही कवर हो जाएगा। वहाँ BSc पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में एक सेट थ्योरी एक पेपर है, तो यहाँ तक हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी में इतना कंटेंट जरूर बता देंगे कि वो बच्चे का वो पूरा पेपर ही कवर हो जाएगा, वहाँ से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे तो स्पेशली लेक्चर सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि उनका एक पेपर कवर होने वाला है यहाँ पर एलिमेंट्री सेट थ्योरी में ही, इतना डिटेल्स हम यहाँ पर कर देंगे उसको। यानी इसके बाद आपको एलिमेंट्री सेट थ्योरी फिर दूसरी जगह से देखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते चलिए लेक्चर को। 1 मिनट बस हो गया, बस आप थोड़ा सा सही से मिट जाए ताकि लिखें। ठीक है, इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या एलिमेंट्री सेट थ्योरी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज कुछ टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर कुछ पढ़ा हो जाए। हम स्टार्ट कर लेते हैं एलिमेंट्री, LEMENTRY, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, HEOR। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं क्या एलिमेंट्री सेट थ्योरी। देखो एलिमेंट्री सेट थ्योरी में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम डिफिनेशन देखेंगे कि सेट क्या होता है, कि भाई सेट आखिर होता क्या है। तो हम लिखेंगे सेट का डिफिनेशन कहता है a well defined collection, COLE, a well defined collection of objects। क्या होता है a well defined collection of objects, लिख सकते हैं is called a set। मैंने क्या कहा कि a well defined collection of objects is called a set। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, 1 मिनट, ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात मैंने कर लिया है, आज मैं आप लोग की बात करता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि सेट का डिफरेंस ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पर कि सेट में आपको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो लिखो जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया। ठीक है, सेट में मैं बात कर लेता हूँ कि स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट स्मॉल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेता हूँ, यानी इसको मैं मान लेता हूँ पहला एग्जांपल। यदि फिर दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ, यानी मैं कोई B एक सेट ले लेता हूँ जहाँ पर स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोई तीसरा एग्जांपल लेता हूँ कि द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स, द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स, PAR पार्लियामेंट्स। ठीक है, देखिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैंने क्या कहा कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, यानी सेट हम उसको बोलेंगे जो वेल डिफाइंड होगा। अब जैसे मैंने बात किया कि मैंने इसमें वैसा एलिमेंट ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब बोले तो क्या कि x जो होगा या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। यानी मैंने बात कर दिया कि भाई 3 होगा या फिर x होगा जो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। इस तरह से मैंने होगा डिफाइन मैंने कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने बात करता हूँ, मैंने क्या कहा कि x बिलोंग्स करेगा R में जो x 1 और 2 के बीच होगा। तो 1 और 2 के बीच क्या होगा, देखो अब x कहाँ से आ रहा है R से, तो 1 और 2 के बीच हम लिख सकते हैं कि भाई 1 + 2/2 होगा। फिर हम लिख सकते हैं क्या, ये जो एलिमेंट आएगा यहाँ से फिर इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। इस तरह से इसके बीच के जो भी एलिमेंट्स आएंगे R में, तो आपको पता है कि 2 रियल नंबर के बीच आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ से होगा द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट होगी ना। आप इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एक लंबा आदमी का कलेक्शन बनाना है, सारे लंबे यानी सारे टॉल, जितने भी टॉल मैन हैं, टॉल मैन का कलेक्शन लिखते हैं। तो ये सेट नहीं हुआ क्योंकि आपने एक डिफाइन नहीं किया ना, सीधे बोल दिया कि सारे लंबे आदमी का कलेक्शन लेना है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना, कि भाई 7 फीट या आपको जितना भी है उसका एक कलेक्शन, एक पैरामीटर देना पड़ेगा ना। उस पैरामीटर के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि सेट होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपको डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेट की बात करेगा। अब मैं कुछ नोटेशंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। आज हम कुछ नोटेशंस की बात कर लेते हैं। नोटेशन से आप देख सकते हैं, यदि मैं कहीं भी आपको इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यदि आपको कहीं भी इस तरह से मिल जाए तो इसका मतलब हो गया कि भाई द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। यदि आपको ये मिल जाए इस तरह से तो इसका मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स,
द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर यदि आपको इस तरह से मिल जाए तो इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यदि आपको इस तरह से मिल जाए तो ये होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आपको यदि इस तरह से मिल जाए तो इसको बोलते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, यानी कुछ नोटेशंस है। यदि आपको इस तरह का नोटेशंस मिलता है इसका मतलब होगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि यहाँ जेड मिलता है तो द सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू मिलता है तो द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आर मिलता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सी मिलता है तो द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ नोटेशंस है, ठीक है ना, इस नोटेशंस का यूज हो जाता है। अब हम कुछ सेट्स के बारे में डिफिनेशंस करेंगे कि कुछ डिफिनेशंस थे सेट्स के, वो डिफिनेशंस देखेंगे। ठीक है ना, ये था सेट्स और उसका एग्जाम्पल और उसके नोटेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए मैंने सेट्स देख लिया और उसका कुछ एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सेट्स के बारे में, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ये भी पूरा बेसिक्स है, मैंने बेसिक्स बताने की कोशिश कर, बेसिक्स बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कुछ आपको डिफिनेशंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस बोल सकते हैं आप उसको चाहे तो, बात बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्या बात करते हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखिए नाम से क्लियर है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट कब बोलेंगे और इनफाइनाइट कब बोलेंगे? डिफिनेशन लिख लीजिए। अ सेट, डिफिनेशन लिखेगा अ सेट consisting of finite number of elements is called a finite sets, otherwise इनफाइनाइट। ठीक है, यानी सिंपल है कि जो भी सेट आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा वो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज नहीं तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे मैंने एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी और ई। तो देखिए इसमें क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए गिन के आपको 1 2 3 4 और 5 है ना, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। तो इसके मतलब हो गया फाइनाइट्स हो गया। अब जैसे मैंने कोई दूसरा सेट्स लेता हूँ, मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है एंड सो ऑन, इस तरह से ले लिया। तो इसमें हो गया ना भाई 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। इसमें क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसलिए इनफाइनाइट सेट्स होगा। मतलब फाइनाइट सेट्स का मतलब ये होता है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और इनफाइनाइट सेट्स का मतलब होगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ये पहली बात था, ये पहला आपको डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सिंगलटन सेट, SINGLET1। देखिए यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे सिंगलटन सेट क्या होता है, और इसी के बगल में ले लेता हूँ मैं कि भाई पेयर सेट क्या होता है। देखिए यदि मान लीजिए ए मैंने कोई सेट लिया, इसमें एक एलिमेंट ले लेता हूँ, और बी मैंने कोई सेट लिया, इसमें मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ। तो सिंगलटन सेट का मतलब होगा उसमें सिर्फ ओनली वन एक एलिमेंट्स होगा, एंड अ सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। और जब पेयर सेट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट्स होगा? 2 एलिमेंट्स होगा। कितना एलिमेंट्स होगा? 2 एलिमेंट्स होगा।
यानी हम लिख सकते हैं अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ओनली 1 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। समझे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो सिंगलटन सेट हो गया, ये पेयर सेट हो गया। ठीक है, चलो इसी के बाद हम बात कर लेते हैं इसी में किसका, नल सेट का, या फिर इसको कहीं कहीं हम एम्प्टी नल सेट या एम्प्टी सेट के भी नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, यानी एक भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करेगा, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। और उसको मैं जैसे मान लो कि आपको 1 मिनट, अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट्स। ठीक है, और इसको यूजुअली USALY यूजुअली डिनोटेड बाय 5 से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, यदि नल सेट या एम्प्टी सेट बोले तो उसमें क्या है कि हम उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे देखो एग्जांपल में बता देता हूँ। यदि मान लो आपको इसमें नल सेट या एम्प्टी सेट में एग्जांपल देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि देखिए मैं S को सेट ले लेता हूँ। S सेट का एग्जांपल है कि कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मंथ, x इज अ मंथ हैविंग 40 डेज, हैविंग 40 डेज। मैंने क्या कहा कि आप एक ऐसा सेट बताइए है ना जिसमें वो सारे दिन का कलेक्शन बताए जो 40 दिन का महीना होता है। तो अब इसलिए 40 दिन का कोई महीना ही नहीं होता है, इसका मतलब वो एम्प्टी हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, एम्प्टी सेट का मतलब ए सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट्स, आपको उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। कहीं कहीं इसको वाइड सेट भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको क्या लिखते हैं, वाइड सेट भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ सीख गया। अब आइए हम बात करते हैं क्या सबसेट क्या होता है। हम बात करते हैं सबसेट की। ठीक है, तो सबसेट देख लीजिए क्या होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर सबसेट का डिफिनेशन पहले लिख देता हूँ कि भाई इफ A and B are 2 sets, if A and B are 2 sets, ठीक है, डिफिनेशन पहले लिख देता हूँ, 2 sets such that every element of every element of A is also an element of B। ठीक है ना, is also an element of B। यहाँ आप लिख सकते हो it is usually denoted by this symbol। ठीक है ना, मतलब आप लिख सकते हो कि भाई A सबसेट B, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज A सबसेट B। ठीक है, तो समझ लो कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि A और B कोई 2 सेट्स है। ठीक है ना, इस तरह से कि एवरी एलिमेंट ऑफ A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, यानी A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में होंगे। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस साइन से, और उसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज A सबसेट B। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक कोई एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल बात A मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, और B मैंने कोई सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 4 और 5 है। तो यहाँ से गौर से देखिए कि आप 1 2 3 यानी इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हेंस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस कि आप A के जितने भी एलिमेंट्स वो B में है, इसलिए A इज ए सबसेट ऑफ B हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बताएंगे आपको, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसेट देख लिए, अब इससे आगे हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर बात करेंगे,
और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर आगे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और स्पेशली मैं उन बच्चों को गाइड करना चाहूँगा जो बच्चे LNU में है, उनका BSc ऑनर्स पार्ट 1 में सेट थ्योरी का पेपर होगा। वो बच्चे का पूरा एक सेट थ्योरी यहाँ पर हम बता देंगे, इसी से सारा उसका क्वेश्चन आ जाएगा। बाद में उसको गाइड भी हम कर देंगे कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बच्चे जरूर इस सीरीज़ को देखें। और मैं आप लोग को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड PDF हो या फिर नोट्स हो, बहुत सारी चीज़ें यदि आपको चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल यहाँ पे सर्च कीजिएगा, बलराम मैथ्स क्लासेज, बलराम मैथ्स क्लासेज BMC। इसके होम पेज पे जाइएगा, कहाँ होम पेज पे जाइएगा तो आप गौर से देखिएगा। 1 मिनट में मिटा देता हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ताकि मैं आप लोग को मोस्ट इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता सकूँ। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको आप गौर से थोड़ा देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ होंगे। वो ये है कि आप क्या कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल के होम पेज पे जाइएगा, यहाँ पे लिखेगा बलराम मैथ्स क्लासेस। ठीक है, यानी आप BMC जरूर लिख दीजिएगा। इसके होम पेज पे आपको जाना है। कहाँ पे जाना है? होम पेज पे। होम पेज पे जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है होम, फिर थोड़ा उसके आगे लिखा रहता है वीडियो, है ना। उसके बाद लिखा रहता है प्लेलिस्ट, उसके बाद आता है चैनल, है ना, चैनल लिखा रहता है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है अबाउट। तो ये होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, आप अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मेरे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप कम से कम इन 2 चीज़ से तो ज़रूर जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से। आप चाहे तो सभी पेज से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ, PhD टेस्ट हुआ, MSc एंट्रेंस हुआ, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप चाहे तो इससे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर से भी, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर उसमें ऐड हो जाए, ताकि आपको समय समय पर लेटेस्ट नोट्स, PDF, मटेरियल, इन्फॉर्मेटिव जो भी PDF आता है, रेडिट आता है, MSc एंट्रेंस से डेट्स आपको पता चलेगा। हर चीज़ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लोग यहाँ से जुड़ जाए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को सोशल मीडिया से लिंक कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं कल हम लोग कुछ नए चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्रॉब्लम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा सीरीज, और आपको कहाँ दिक्कत है, और कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले दिन।